छत्तीसगढ़, जहां की फिजा में इन दिनों चुनावी शोर है। नेता दौरे पर दौरे कर रहे हैं, मतदाताओं को रिझाने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष विकास की गाथा गा रहे हैं तो विपक्ष उसकी नाकामियों की कहानी सुना रहा है। इन सब के बीच वोटर्स की सब पर नजर है। उसने मन बना लिया है कि अगली बार सत्ता का सुख कौन भोगेगा। तो क्या रमन सिंह सरकार जीत का चौका लगाएगी या फिर कांग्रेस इस बार जीत का सूखा खत्म करेगी? इन सब के बीच एक फैक्टर अजीत जोगी भी हैं, जो इस बार दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने का दम भर रहे हैं। आखिर क्या है छत्तीसगढ़ का मिजाज, ये जानने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा सूबे की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ों का ऐसा राज्य जिसको इतिहास दक्षिणी महाकौशल से ले जाकर रामायण तक जोड़ता है। एक ऐसा राज्य जिसको प्रकृति ने खूबसूरती बख्शी है। लय, ताल, सुर आपको सब देखने को मिलेंगे। मादल की धुन है, धान के खूबसूरत खेत हैं, गहरे घने जंगल हैं और उनसे गुजरते मुस्कुराते हुए लोग हैं। इसके पार इस राज्य की राजनीति है, जहां आपको हर बार उतार चढ़ाव मिलते हैं, जहां के नायक हर बार बदलते हैं। लेकिन वो राजनीति इस राज्य को कहां ले जा रही है, कैसे बदलती है मादल की धुन दर्द के गीतों में, किस तरह धान के खेतों से उठती हुई खुशबू अब किसानों की जान ले रही है, किस तरह जंगल जिसने जिंदगी बख्शी वो अब राज्य को कुछ नहीं दे रहा है। ये राजनीति का बदलता हुआ आयाम आपको यहाँ दिखाई देगा। इस बार सत्ता के सेमीफाइनल में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की वो कहानी जो सुदूर नक्सल प्रभावित इलाके से शुरू होती है, पहुंचती है रायपुर, जहां की विधानसभा में बैठने के लिए 1% वोटों से भी कम का खेल पूरा गणित बिगाड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है और डॉक्टर रमन सिंह हैं इस सूबे के सरदार। बीजेपी इस बार भी जीत के दावे तो कर रही है, लेकिन उसे पिछले चुनाव के नतीजों ने एक सबक जरूर दे रखा है, क्योंकि 2013 के चुनावों में बीजेपी ने काफी कम मार्जिन से जीत हासिल की थी। बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती का मुद्दा अगर आपको कहीं पोस्टरों पर या उसके नेताओं के भाषणों में दिखता है तो वो विकास है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों पर पिछले 3 सरकारों के कार्यकाल में गया है, जो कि बीजेपी की सरकार थी, और रमन सिंह विकास का एक बड़ा चेहरा है। वहीं विपक्षी भी इसी को लेकर बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। उनका कहना है कि विकास सिर्फ शहरों तक सीमित रहा, गांव में उसकी कुछ परछाइयां भी नहीं पहुंची, और इसके साथ साथ शहरों में जो विकास हुआ उसकी आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। 2013 में बीजेपी ने 90 में से 49 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 39 सीट पर झंडा फहराया था। वहीं बीएसपी के खाते में 1 सीट गई थी। छत्तीसगढ़ की सियासत की राह शायद देश में सबसे रपटीली राहों में से एक है, जहां सियासत की बिसात पर दिखता है लोग चेहरे हैं, मुद्दे हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज वोट इस बात को तय कर देते हैं कि सत्ता किसके हाथ में है, कौन वजीर है और कौन अब सड़क पर लड़ेगा। हम अगर लगातार चुनावों को देखते हैं, बीजेपी भले ही सत्ता में हो, लेकिन हर बार उसका मार्जिन उतना ही रहता है कि कुछ परसेंटेज यानी 1% से नीचे का मत भी पूरी विधानसभा की तस्वीर बदल देता है। लेकिन इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि उसने सूबे में इन 5 सालों में विकास की गंगा बहा दी और जीत उसी की होगी। बीजेपी वापस इसलिए आएगी, और दावे के साथ हम इसलिए कहते हैं कि 15 सालों में जो विकास छत्तीसगढ़ का हुआ है, लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, लोगों ने सोचा नहीं था। जिसको बीमारू राज्य कहते थे, जिसको पिछड़ा राज्य कहते थे, आज वो विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गया है। देश के महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों से आज बराबरी कर रहा है। तो लोगों को विकास के एजेंडे पर हम जा रहे हैं, और विकास का एजेंडा हमने तय किया है, और जनता को लगता है कि बीजेपी ने ही विकास किया है। जो पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो बीजेपी ने 15 साल में करके दिखाया है, और बीजेपी आएगी तो और ज्यादा विकास करेगी। इसलिए बीजेपी चौथी बार भी यहाँ सरकार में आएगी। बीजेपी बता रही है कि उसने गरीबों को सस्ता चावल दिया, तो उनके स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट कार्ड भी बनवाए। आज छत्तीसगढ़ में कोई भूखा नहीं सोता, छत्तीसगढ़ में किसी की भूख से मृत्यु नहीं होती। 1 रुपए किलो में चावल जो हम जनता को दे रहे हैं, 50,000 रुपए के हम स्मार्ट कार्ड दे रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ के हर परिवार के पास में इलाज के लिए 50,000 रुपए का स्मार्ट कार्ड है।
आज छत्तीसगढ़ के लोगों को 50 लाख लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी से हमने जोड़ा है। आज छत्तीसगढ़ का हर गांव सड़कों से जुड़ा है और इसके छत्तीसगढ़ में तो विकास की आप किसी एक मुद्दे को नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट है और ये बीजेपी की सरकार ने करके दिखाया। लेकिन विपक्ष बीजेपी के सारे दावों को कागजी जमा खर्च बताकर खारिज कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के शासन में प्रदेश में बदहाली, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। साथ ही राज्य का अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है। 15 साल में छत्तीसगढ़ में बेकारी, बदहाली और गरीबी बढ़ी है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 50% हो गई है। जो कुपोषण के शिकार हमारे बच्चे हैं वो 40-50% से ऊपर हो गया है। उसी प्रकार से महिलाओं की जो कुपोषण है उसके प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के स्तर निम्नतर स्तर में पहुंच गया है। स्वास्थ्य सेवाएं सबसे खराब है, खुद ही आईसीयू में चली गई है। बेरोजगारी बढ़ी है। आदिवासियों की हालत बेहद खराब है। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। जो वादे किसानों को किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। जो वादे गरीबों को किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि रमन सिंह के राज में सूबे में सरकारी अधिकारियों का दबदबा रहा है और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी काफी सीमित हो गई है। सरकार की सबसे बड़ी विफलता अधिकारीकरण हो जाना। पूरे तंत्र का अधिकारीकरण इस तरह हो गया है कि जनप्रतिनिधियों की योगदान की स्थिति बहुत सीमित होती चली गई है और उसी कारण से जिस क्षेत्र में आप देखिएगा कि कमी है उसका कारण वही है कि एक तंत्र ही दोनों तंत्र को चला रहा है। विकास हुआ है आपको लगता है? पैसे खर्च होंगे तो कुछ काम तो होगा ही। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप 50, 60, 70, 80 हजार करोड़ का बजट बनाओ और एक भी सड़क ना बने या कहीं बिजली के खंभे ना लगे। ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एटीट्यूड क्या रहा, संवेदनशीलता क्या रही? कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार छत्तीसगढ़ में वो करिश्मा करेगी और जो साल 2008 और 2013 में हुआ 2018 में नहीं होगा। जब 2008 में 1.5% से हम पीछे रह गए थे, 2013 में केवल 0.7% हम लोग पीछे रह गए थे। इस समय कांग्रेस ने आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ी है। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में बताया, इस बार चुनाव में एक फैक्टर और है जिसका नाम है अजीत जोगी। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक पहेली है जिसको सुलझाए बिना कोई भी पार्टी सत्ता में अपनी पकड़ नहीं बना सकती। अजीत जोगी जब तक कांग्रेस में थे तब तक कहा गया कि वो कांग्रेस को जीतने नहीं देते और इस बार जब अजीत जोगी एक पार्टी के तौर पर पहली बार चुनाव मैदान में है और बसपा के साथ गठबंधन कर एक मजबूत लड़ाई में आने की बात कर रहे हैं, तब कहा जा रहा है कि अजीत जोगी बीजेपी का इस बार के लिए भी तुरुप का इक्का है। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अजीत जोगी के जाने के बाद उन्होंने उस बगावत से छुटकारा पा लिया जिसके चलते वो इतने कम मार्जिन से हर बार सत्ता से दूर रही। कांग्रेस से जुदा हुए अजीत जोगी ने अपनी पार्टी बना ली है जिसका नाम है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। अजीत जोगी की पार्टी ने इस चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। जोगी का मानना है कि उनका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है। कांग्रेस की तो बात ही करना नामानी है। लड़ाई होगी, भाजपा से जरूर होगी। 15 साल से वो सत्ता में है, खूब अपार धन कमाया है, हजारों करोड़ के मंत्रियों की संख्या अनगिनत है। तो धन बल और जनबल की लड़ाई होगी और जहां भी धन बल जनबल से लड़ता है वहां जनबल ही जीतता है। चुनाव और जीत को लेकर सबके अपने दावे हैं। कोई किसी के सामने 19 नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये जानना भी बेहद जरूरी है। क्या हैं असली चुनावी मुद्दे, ये समझने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध से। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो किसानों की समस्या है। किसान छत्तीसगढ़ में किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। उनके अपने मांगे हैं, खासकर बोनस को लेकर और ऋण मुक्ति को लेकर। आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि किसानों की आत्महत्याएं पिछले कुछ सालों में बढ़ी है छत्तीसगढ़ में। वरना एक समय ऐसा था यहाँ के किसानों को कभी भी ऋण ग्रस्तता की वजह से जान देने की नौबत कभी नहीं आई थी।
लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ये भी एक तरह से चल पड़ा है। हालांकि इसके पीछे सरकार की ये दलील रहती है कि ऋण न चुकाने की वजह से उन्होंने आत्महत्या नहीं की, गरीबी की वजह से आत्महत्या नहीं की है। आत्महत्या करने के पारिवारिक और सामाजिक कारण हैं। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि किसानों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बोनस का इशू हो, चाहे आपका उनके जो फर्टिलाइजर्स का इशू हो, चाहे आप उनके जो कृषि से संबंधित और जो उनकी सुविधाएं होनी चाहिए उसका इशू हो, इरिगेशन का इशू हो, तो इन सारे मामलों को लेकर किसान लगातार आंदोलित हैं। हालांकि जानकारों का ये मानना है कि रमन सिंह सरकार ने काम तो किया है, लेकिन वो कुछ खास हिस्से तक ही सीमित है। शिक्षा और स्वास्थ्य अब भी सूबे की बड़ी समस्या है, क्योंकि समय इनको ज़्यादा मिला है। तो कोई भी सरकार को करना चाहिए, कुछ हद तक इन्होंने किया है। लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे हैं जिससे स्टेट बढ़ सकता था, देखिए दोहन तो एक चीज़ है जो कोई भी सरकार करेगी और किसी को भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस हैं कि हमारे गरीबों को कैसे उठाएं और उनका स्वास्थ्य किस तरह से बढ़ाएं और शिक्षा कैसे दें, इस पे काम नहीं हुआ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी भी शिक्षा में 23वें नंबर पे है। हाँ, इतने रिसोर्सेस होने के बाद अगर हमसे अच्छा तमिलनाडु कर रहा है या केरला कर रहा है, जिनके पास हमारे जितने रिसोर्सेस नहीं हैं, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। और एक ही सरकार है, इसके बाद बहाना भी नहीं होगा हाँ कि हमने ये नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं मिला, ये बहाना नहीं। लेकिन इस राज्य की एक और बड़ी समस्या है जिसकी धमक 5 साल तक सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंजती तो है, लेकिन चुनाव के दौरान ये कहीं पीछे छूट जाती है। ये है नक्सलवाद। रमन सरकार दावा कर रही है कि साल 2022 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। मतलब साफ है कि उन्हें भी इस समस्या की गंभीरता का एहसास है, लेकिन चुनाव में ये मुद्दा हवा हो जाता है। यहाँ पर जो नक्सलवाद है वह मुद्दा रहता है आम जनता के बीच में, प्रेस में, पर वोटिंग में कन्वर्ट नहीं होता उसका कोई भी चीज़। अभी आप देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जो ग्रास रूट लेवल का है, जिसमें पंचायत इलेक्शन होता है, जनपद इलेक्शन होता है, मंडी समिति है, नहर समिति है, तेंदुपत्ता समिति, इन सब में नक्सलवाद का मुद्दा हावी रहता है। आज की डेट में करीब 1000 पद हैं पंच सरपंच के जो बस्तर में खाली पड़े हैं। तो नक्सली जिस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को हार्म पहुंचा रहे हैं वो ग्रास रूट लेवल के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें पंचायत और पंच वगैरह का पद खाली पड़े हैं। और मैं समझता हूं करीब 150-200 ऐसे ही पंच सरपंच हैं जिनका इस्तीफा दे चुके हैं, पर सरकार ने उसको इस्तीफा स्वीकार भी नहीं किया है। तो नक्सलियों का जो बड़ा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में चोट जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन में या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में होना चाहिए उसमें नहीं होता। हालांकि प्रशासन इसे हल्के में नहीं लेता। नक्सलियों ने एक बार फिर चुनाव में हलचल का प्लान बनाया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सचेत और मुस्तैद है। 2013 के विधानसभा चुनाव में नक्सलियों ने झीरम घाटी जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया था और उसमें कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप को नुकसान पहुंचा था। वो एक बड़ी लोमहर्षक घटना थी और काफ़ी उससे सनसनी फैली थी। इस हिसाब से देखें तो चुनाव 2018 का काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और लेकिन पिछले 3 सालों में जिस प्रकार से हम लोगों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और स्टेट की जो हमारी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने जिस प्रकार से नक्सलियों पे अभी तक नियंत्रण रखा है, इससे लगता है कि चुनाव में शांतिपूर्वक इलेक्शन कराने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। अभी भी कुछ पर्चे चिपके हैं, अभी भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह खबरें आ रही हैं कि वो बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तो आप उन पर्चों को या उनको कैसे देखते हैं? देखिए, वो बहिष्कार करने का उनका पुराना एजेंडा है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है और उन्हें हर बार ये लगता है कि, और जो पूरा सिद्धांत है माओवाद का वो इसी पर है कि हमें बैलेट से नहीं बुलेट से सत्ता चाहिए। तो इसलिए वो चुनाव का बहिष्कार हमेशा करते हैं। लेकिन पिछले वर्षों में भी चुनाव पे कोई इनके बहिष्कारों का असर नहीं पड़ता है और इस बार भी नहीं पड़ेगा। सुरक्षा बल लगातार इलाके में हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने और हमारे चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ को 550 कंपनियां और दी हैं जो कि जिलों में भेजी गई हैं और उनके हिसाब से और जो फोर्स पहले से है उससे अच्छे से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सारे एसपीज और कलेक्टर लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 12 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 78 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा।
और लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कमर कस ली है। हाँ, सरकार कर तो रही है, अपने कोशिश भर तो कर ही रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जो है, ये सड़क वगैरह हुआ और लोगों को दे रही है फैसिलिटी और कर रहे हैं, मगर उतने ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जितना शोरगुल है उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है। चेंज तो सड़कों में दिखता है कि सड़कें चौड़ी चौड़ी बन गई हैं, है कि नहीं, और इसके सिवाय बाकी और कुछ तो दिखता नहीं चेंज में। सड़क, हॉस्पिटल की सुविधा कैसे? हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, लेकिन माने उतनी अच्छी सेवा नहीं है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल की सेवाएं बस नाम भर के लिए है। बाकी प्राइवेट में जो माने आज भी माने जब कभी कोई सरकारी या माने कोई माने नेता बीमार पड़ता है तो प्राइवेट अस्पताल की ओर ही जाता है। इनके पास, कांग्रेस के पास ऐसा कोई पब्लिक फिगर नहीं है, ये सच है। कौन है बताइए? इसका नुकसान होगा? नुकसान होगा, डेफिनेटली होगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रही है। सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी? बीजेपी चौथी बार सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस को इस बार मिलेगी संजीवनी? ये 11 दिसंबर को ही पता चलेगा। टीम न्यूज़ नेशन।